पाइल्स को आप पैल्पेट नहीं कर सकते। पाइल्स की 4 डिग्रीज होती हैं। मैं मतलब उसको उसमें बहुत डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि ये एक जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है। मैं इसकी मेडिकल उनमें नहीं जाऊंगा, मैं वो वाली बातें बताऊंगा जो आप लोगों की समझ में आने वाली हैं। तो पाइल्स की जो 4 स्टेजेस हैं, उसमें जो पहली 2 स्टेजेस हैं, ये वो स्टेजेस हैं जिसमें अभी वो खून की जो नालियों के गुच्छे हैं वो पखाने वाली नाली के अंदर ही हैं, बाहर नहीं आ रहे। तो क्योंकि वो अंदर हैं, किसी किसी वक्त ब्लीड करते हैं ना, वो नजर आते हैं। अगर कोई शख्स उंगली के साथ उसको पैल्पेट करने की कोशिश करते हुए अपनी उंगली अंदर ले जाए तो उंगली को कुछ फील नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि जिस वक्त उंगली अंदर जाएगी तो खून की नालियां तो वापस कंप्रेस हो जाएंगी, वो तो बहुत सॉफ्ट है, वो कंप्रेस हो जाएंगी वापस, ब्लड वापस चला जाएगा। वो कहेगा मुझे फील तो कुछ नहीं होता लेकिन ब्लड आता है। और तीसरी स्टेज वो होती है कि जिसमें वो मसे बाहर की तरफ आते हैं, लेकिन वो बाहर आके किसी वक्त अंदर चले जाते हैं, किसी वक्त नहीं जाते। और चौथी स्टेज वो होती है जिस वक्त वो बाहर आके फंस के तो जख्मी हो जाते हैं और पेन शुरू हो जाती है, वो बड़े बड़े हो जाते हैं और पेशेंट सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता। तो ये मैंने आपको एक मुख्तसर से तरीके से आपको समझाया कि पाइल्स क्या चीज है। ये खून की नालियां जो पेनलेस है, जो पैल्पेट नहीं हो सकती, आप उंगली से उसको फील नहीं कर सकते अनटिल के वो बाहर आके फंस ना जाए। और ये अगर पेन के साथ आपके पास प्रेजेंट करती हैं तो फिर ये पाइल्स नहीं है, फिर या तो ये पाइल के साथ कोई और चीज शामिल हो चुकी है या ये बेसिकली पाइल्स थे ही नहीं। अभी तक सारी डिस्कशन में किसी को कोई चीज समझ ना आई हो या आप समझते हो कि यहां से कोई फ्लॉ रह गया तो मुझे बताइए। अच्छा अच्छा, इसका अब ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट जो है सबसे पहले तो इसका ट्रीटमेंट है द चेंज ऑफ हैबिट्स। द चेंज ऑफ हैबिट बेसिक जो इसका एक हम कह सकते हैं जो मिथ है, द चेंज ऑफ हैबिट्स। हम लोगों की जो खाने की एक रूटीन होती है, उसमें जब भी डॉक्टर किसी को मशवरा देते हैं कि आप ये चीजें खाएं ना खाएं, तो वो 4 से 5 दिन उस पर अमल करता है। छठे दिन उसको अपना आप मजलूम महसूस होना शुरू हो जाता है कि यार ये कौन सी मुसीबत में पड़ गया। वो फिर आके कहते हैं डॉक्टर साहब परहेज किया तो था, अब कितना करता जाऊं। तो उसको ज़हनी तौर पे समझ लेना चाहिए कि नो ही और शी विल हैव टू लिव द वे द डॉक्टर इज सेइंग। जैसे डॉक्टर कह रहा है उसके मुताबिक ही करना पड़ेगा, और कम से कम 6-8 महीने साल ऐसी डाइट्स जिससे पखाना सॉफ्ट हो जाता है वो यूज करना शुरू करनी है। नंबर 1 तो डाइटरी। अब पखाना सॉफ्ट किससे होता है? बार बार डॉक्टर्स बोलते हैं फाइबर डाइट लें, फाइबर डाइट। फाइबर डाइट का मतलब क्या है? ऐसा पखाना जो हमारी इंटेस्टाइन में जज़ब ना हो सके, इवन यूं समझ लें कि हजम भी ना हो सके, दैट इज द फाइबर। जो जैसे खाया वैसे ही निकल गया। आपको यूरिन में जलन होती है तो क्या करते हैं डॉक्टर्स? कहते हैं पानी ज्यादा पियो। ऐसा होता है? पानी ज्यादा पियो। क्या वजह है? कि अंदर जरासीम आ गए, पानी ज्यादा पिएंगे तो वो वॉश होकर निकलता रहेगा जो कुछ है। द बेसिक पर्पस टू वॉश इट आउट। तो जो हमारी खुराक की नाली है इसमें भी जरासीम होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं। तो जिस वक्त ऐसा खाना हम लेते हैं जो हजम नहीं होता, वो वैसे का वैसे ही निकल जाता है, तो वो उन जरासीम को अपने साथ लेके बाहर चला जाता है। एक तो स्टूल सॉफ्ट रहता है और दूसरा वो जरासीम अंदर ग्रो नहीं करते। तो जो फाइबर डाइट है वो ऐसी डाइट है जो हजम नहीं होती, जो जज़ब नहीं होती अंदर। आप पालक खा लेते हैं, साग खा लेते हैं, 2-3 दिन तक आपको पकाने का कलर हरा या वो चेंज नजर आता है,
वो क्या वजह है? क्योंकि उसके अंदर फाइबर का एक कलर है, वो खाना कलरफुल रहता है, इसका मतलब है ये हजम नहीं हुआ था, ये निकल रहा है। फिर कुछ फाइबर्स ऐसे हैं जो कि स्टूल को सॉफ्ट कर देते हैं, खाने को सॉफ्ट कर देते हैं। मसलन इसबगोल का छिलका है, दैट इज वेरी गुड, वेरी फाइन। सुबह के टाइम अगर इसबगोल का छिलका दही के एक कप में डाल के ले लें, मतलब मैं पर्सनली अगर फॉरेन कंट्री में जब भी कभी गया हूं तो आपको पता है होटल्स के अंदर वहां पर नाश्ता कम्प्लीमेंट्री होता है। तो सुबह के टाइम जो नाश्ता मेरा होता है, मेरा वो इसबगोल का छिलका मैं साथ ले जाता हूँ, हमेशा मेरे बैग में होता है। क्योंकि वहां पता नहीं किस किस किस्म के खाने हो, हमें कितना वॉक करना पड़े, हमने किस वक्त खाना है, तो मुझे वहां जाके प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मेरे खाने के अंदर फाइबर शामिल होना चाहिए। तो एक दही का प्याला लूंगा, उसमें 2 चम्मच शहद के डालूंगा, थोड़ी सी नट्स उसमें डालूंगा, एक केला काट के डालूंगा, स्ट्रॉबेरी का वहां पर आमतौर पे जैम पड़ा हुआ होता है वो उसके अंदर डालूंगा। अब ये मजे का बन गया। उसके अंदर 1 चम्मच इसबगोल का छिलका डालूंगा। तो इसबगोल का छिलका अंदर जाके इंतहाई सॉफ्ट हो जाएगा और ये हजम भी नहीं होगा, ये अंतड़ियों में जज़ब भी नहीं होगा। तो दिस इज द स्टूल सॉफ्टनर। स्टूल को इसने सॉफ्ट करना है। जब स्टूल निकलेगा तो वो सॉफ्ट ही होकर निकलेगा, पखाने वाली जगह पे प्रॉब्लम नहीं होगा। और ऐसा शख्स जिसके पखाने वाली जगह पे चीरा आ गया था, फिशर जो मैंने पहले कहा, या को खून की नालियां सॉफ्ट नाजुक हो गई हुई हैं जो जरा सा टच करने से ब्लीड करती हैं, उनको बेसिकली रेस्ट चाहिए। कुछ दिन मुसलसल ऐसा पखाना, ऐसी कोई चीज जो उसके साथ रगड़ खा के ना जाए, तो वो हील होना शुरू हो जाता है, हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो डाइट इज द फर्स्ट सोल्यूशन। उस डाइट में आपने फाइबर को ऐड करना है। फाइबर में इसबगोल का छिलका बहुत अच्छा है, और दही में अगर डाल के लें तो दही में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, प्रोबायोटिक। आप अगर इंटरनेशनल एयरलाइंस में सफर करें तो अगर सुबह का नाश्ता वो आपको देते हैं, मसलन मैं इंग्लैंड से आ रहा था तो पहला रोजा था, तो उन्होंने जो हमारी सहरी कराई थी उसमें छोटी छोटी डब्बियां दही की उन्होंने जो दी, वो प्रोबायोटिक दही था। वो प्रोबायोटिक दही क्या है कि उसके अंदर बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारी इंटेस्टाइन के लिए बड़े एसेंशियल हैं। हमारी अंतड़ियों में बैक्टीरिया होते हैं। आप सुन के हैरान होंगे कि हमारे पखाने का वजन अगर 1 किलो है तो उसमें 3 पाव बैक्टीरिया हैं, 3 पाव बैक्टीरिया हैं। इतने ज्यादा अमाउंट में बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन, खास तौर पे लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत के अंदर मौजूद है। और अगर वो ना हो तो हमारी 1 दिन में डेथ हो जाए। वो बैक्टीरिया हमारे लिए जरूरी है। तो दही के अंदर, दही के जो जमने का प्रोसेस है, इसकी फर्मेंटेशन होती है, इसमें वो बैक्टीरिया आके फर्मेंटेशन करता है। तो वो दही, दूध जब दही बनता है तो इसमें अल्लाह की तरफ से वो बैक्टीरिया ग्रो करता है। तो अगर हम खाते हैं तो हमारी इंटेस्टाइन को ये हेल्दी करता है। और दही के अंदर अगर इसबगोल का छिलका ऐड कर लेते हैं तो वो स्टूल को सॉफ्ट भी कर देता है। उसके अंदर अगर आप मजीद बेहतरी चाहते हैं तो थोड़े से नट्स ऐड कर लें, 1 आधा चम्मच शहद का ऐड कर लें। केला अगर आपको मुनासिब लगता है, वो भी खुद से फाइबर डाइट है, अमरूद फाइबर डाइट है, तो ये आपके लिए अच्छा है। बाकी जो खाना आपने खाना है उसमें अगर आप चावल खाते हैं तो उसके साथ सलाद का यूज करें। ये नहीं है कि चावल नहीं खाने हैं, सारी चीजें खानी है, लेकिन उसको बैलेंस कर लें थोड़ा सा। अगर आप के घर की रूटीन ऐसी है कि हम सुबह शाम हमने कढ़ाई गोश्त ही खाना है, तो उसके साथ सलाद रखें, और घर की फ्रिज के अंदर एक बाउल रखें जिसके अंदर फ्रूट चाट बनी पड़ी हो, आते जाते उसके अंदर कांटा लगा हुआ हो, थोड़ी 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 खाते रहें। और एक्सरसाइज और जो सोने उठने की रूटीन है इसको बेहतर करें। आजकल ये जो एक स्टाइल हो गया हुआ है कि 3 बजे हम सोते हैं और सुबह 11 बजे उठते हैं,
इससे काफी सारे प्रॉब्लम्स जन्म लेते हैं। चाय, कॉफी, सिगरेट, कोलाज, ये सारी जो चीजें हैं, ये जितने मैंने 4 नाम लिए, इनके अंदर बेसिकली कंटेंट मिलता जुलता है। कॉफी के अंदर कैफीन है, सिगरेट के अंदर निकोटीन है, चाय के अंदर थियोफाइलिन है, कोक के अंदर थियोब्रोमीन है। ये मिलते मिलते से नाम है, कैफीन है, निकोटीन है, थियोफाइलिन है, थियोब्रोमीन है। ये हमारी रूटीन में हिस्सा बन चुके हैं हमारी डाइट का। ये सारी वो चीजें हैं जो अंतड़ियों पे इफेक्ट करती हैं। ये जरूर लें, ये नहीं है कि ना लें, लेकिन इसका बैलेंस हमें पता होना चाहिए कि कितनी मिकदार में किस वक्त कौन सी चीज लेनी है। खाना खाने के फौरन बाद चाय लोग पीते हैं, ये नहीं लेना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन भी करेगी, एसिडिटी भी करेगी, और साथ में खाने के अंदर जो आयरन था वो एब्जॉर्ब नहीं होने देगी। तो चाय लेनी है तो घंटा बाद ले लेंगे, पहले ले लेंगे। तो बात पाइल्स पे आएगी दोबारा, हम उसकी ट्रीटमेंट का जिक्र कर रहे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा कि आप अपनी डाइट को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो कोशिश कीजिए कि फाइबर डाइट लीजिए। सेकंड नंबर पे एक्सरसाइज कीजिए, और एक्सरसाइज फिर कौन सी की जाए? ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपका सर थोड़ा सा नीचे हो और आपकी बैक जरा सी ऊपर हो। तो नमाज इसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। अपने सज्जों को जरा लंबा कर दीजिए, आपके सज्जे लंबे होंगे, आपका ब्लड का फ्लो वापस जाएगा, और आपकी जो बैक है उसके ऊपर वेन्स में जो एंगोजमेंट हुई हुई है ब्लड की, वो कम होनी शुरू हो जाएगी। नमाज पढ़िए, सजदा लंबा कीजिए, इबादत भी हो जाएगी, इलाज भी हो जाएगा। तीसरी चीज इसमें जो है वो आपका साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है। जितने लोग साइकोलॉजिकली स्ट्रेस लेते रहते हैं, और हमारी एक रूटीन में एक आदत हो गई है स्ट्रेस लेने की, सड़क पे जाते हुए, मुख्तलिफ मामलात को डील करते हुए, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे कई दफा ये पिछले पट्टे खिंचे हुए होते हैं। फिर हमें फील होता है यार मुझे क्या हुआ है, रिलैक्स हो जाओ जरा। फिर हमें फील होता है कि हाँ ये पट्टे वाकई खिंचे हुए थे। रात को सोते हुए हम आंखें बंद करके लेटते हैं और किसी से लड़ रहे होते हैं, पट्टे खिंच जाते हैं। फिर आधे घंटे के बाद एहसास होता है कि मैं अब रिलैक्स हुआ हूं, तो तकिए पे ठीक से सर रखा गया। ये सारी चीजें काउंट करती हैं, हमारी बिहेवियरल साइंसेस जो हैं ये काउंट करती हैं। इससे हमारे अंदर हार्मोन्स रिलीज होते हैं। आखिर क्या वजह है कि हमें जिस वक्त रात सोते हुए किसी का ख्याल आए और हमें गुस्सा आ जाए तो हमारी नींद उड़ जाती है, और बाज़ औक़ात तो हल्का हल्का पसीना आना शुरू हो जाता है। तो ये वो चीजें हैं जो हम फील कर रहे हैं। जो हम फील नहीं कर रहे वो हमारी इंटेस्टाइन पे क्या इफेक्ट हो रहा है, अंतड़ियों पे क्या इफेक्ट हो रहा है। तो कोशिश करें अपने आप को स्ट्रेस फ्री करने की। मैं जिस वक्त अपनी स्पेशलाइजेशन की ट्रेनिंग कर रहा था, रेजिडेंसी कर रहा था, तो मेरे एक सीनियर थे, अब तो प्रोफेसर होकर रिटायर हो चुके, सर्जन बहुत अच्छे। वो हमें डांटते बहुत थे, हम उनसे छुपते फिरते होते थे कि यार ये बंदा हमें नजर, जिस वक्त हमारा एनकाउंटर होना ना, इसने हमें को पसूड़ी डाल देनी। तो एक दिन मैं उनके पास बैठा हुआ था, वो शुरू हो गए, मैं हंस पड़ा, मैंने उनके इधर हाथ मारा, मैंने कहा सर जी आप भले मार लें, मैंने आज आपका ब्लड प्रेशर चेक करना है। बीपी ऑपरेटर्स मंगाया गया। वो कहने लगे तू अपना नवा ही कट्टा खोल ले, तू काम नहीं करता, तू बीपी मेरा चेक कर ले। हमने चेक करवाया, उनका ब्लड प्रेशर 170 था, और उससे ठीक 2 महीने के बाद उनको हार्ट अटैक आया और उनके स्टेंट डला। अब काम तो उन्होंने करना था। उसके बाद जब वो गुस्सा करते थे तो हम उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े होते थे, सर आप यहाँ से उठ के चले जाइए प्लीज, चेंज योर पोजीशन।
चेंज योर पोजीशन। सर ये काम ऐसे ही चलता रहेगा, आप हमसे ले लीजिएगा, पेशेंट ऑपरेट हो जाएगा, आप यहां से इस वक्त उठ के चले जाएंगे। उन्होंने इधर उधर सर मारते, हाँ यार मैं जाना, वो बाहर जाके उधर नर्स से गपशप शुरू कर दी, उधर किसी और से बात शुरू कर दी, मतलब टू डाइवर्ट हिमसेल्फ। फिर उन्होंने कोई 15-20 दिन के बाद मेरे साथ डिस्कस किया, कहने लगा यार तू बात तो ठीक करता था, ये जब से मैं उठ के जाना शुरू हुआ हूं ना, मैं बेहतर फील कर रहा हूँ, मामला तो ठीक हो जाएंगे, ये तो बस चलते रहेंगे। मैंने अपने आप को कौन से अजाब में डाला हुआ था? तो ये स्ट्रेस है जो हमारे ऊपर इफेक्ट करता है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ाता है। मैं बार बार मुख्तलिफ चीजों की तरफ से दोबारा पाइल्स की तरफ आ रहा हूं। तो स्ट्रेस को कम कीजिए, डाइट को ठीक कीजिए, सेडेंटरी हैबिट्स को ठीक कीजिए, एक्सरसाइज जितनी हो सकती है उतनी कीजिए, नमाज में सजदे लंबे कर दीजिए, स्ट्रेस को कम कर लीजिए। आपकी इंटेस्टाइन के ये जो इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये बगैर दवाइयों के, बगैर ऑपरेशन के, बगैर सर्जरी के ठीक हो जाएंगे या होने शुरू हो जाएंगे। अब लास्ट स्टेज आ जाती है कि अगर किसी को पाइल्स हो गए हैं, 3rd डिग्री पाइल्स, मैंने जैसे पहले बताया कि अब बाहर आ गए हैं मसे, अब वो वापस भी नहीं जा रहे, वो वक्तन फक्तन ब्लीड भी करते हैं। तो पहली जो 2 स्टेजेस होती हैं जिसमें ब्लीडिंग होती है लेकिन मसे बाहर नहीं आ रहे, उसको हम ऑपरेशन के बगैर ठीक कर लेते हैं। पहली स्टेज पे उसको अंदर इंजेक्शन लगा दिया जाता है, जहां हल्की हल्की खून की नालियां ब्लीड करना शुरू हो रही हैं, ऐसे इंजेक्शन हैं जो खून की नालियों को श्रिंक कर देते हैं, तो वो ठीक हो जाते हैं। पेशेंट आया है, उसको लिटाया है, मुआयना किया है, कोई बेहोशी नहीं, कुछ नहीं, इंजेक्शन छोटा सा इंजेक्शन मल्टीपल हमने लगाए हैं, छोटे बच्चों के इवन लगाए हैं, वो ठीक हो जाते हैं। सेकंड स्टेज है जिसमें मसे बनते हैं अंदर की तरफ, ब्लीड करते हैं, किसी वक्त हल्का सा बाहर आया फिर अंदर चला गया, वो मसा है ना, उसको हम स्टेपलर की तरह से पिन लगा देते हैं। पिन आप समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे पेपर को स्टेपलर लगा देते हैं, इस तरह उसके ऊपर हम टाइट सा रिंग चढ़ा देते हैं। वो रिंग उसको ऐसे, जैसे उंगली पे मैंने, वो रिंग उसकी बेस को टाइट कर देता है, बाउंड कर देता है। वो खून की नालियां जो उसके रिंग के अंदर होती हैं, उसके अंदर ब्लड की सप्लाई खत्म हो जाती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होकर झड़ जाती है, खत्म हो जाती है। इसमें भी बेहोशी की कोई जरूरत नहीं है, ये पेन फ्री है। तो अगर पखाने वाली जगह से ब्लीडिंग हो और ये पेनलेस हो, तो प्लीज डॉक्टर से फौरन मशवरा करें। इफ दिस इज पाइल और अभी तक ये मसे बाहर नहीं आ रहे, तो आपका बगैर बेहोशी के, बगैर ऑपरेशन के फौरन इलाज हो जाएगा। और अगर ये मसे बाहर आ जाते हैं और वापस नहीं जाते, तो अब ऑपरेट करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन की डिटेल्स मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो आप लोगों के समझने की बात थी कि अगर पखाने वाली जगह से ब्लड आए और वो पेनलेस हो तो डॉक्टर के पास जाएं। अगर डॉक्टर कहे कि हाँ दिस इज पाइल, तो पहली 2 स्टेजेस पे बगैर ऑपरेशन के, बगैर बेहोशी के, सिर्फ मुआयना जैसे वो करते हैं उसी में आपने ठीक होके आ जाना। अगर आप लेट हो चुके हैं, मसे बाहर आ जाते हैं, फंस जाते हैं, तो अब ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ेगा। और जहां से मैंने टॉपिक शुरू किया था, क्योंकि अब मैं एंड करने वाला हूं, प्लीज मेक इट श्योर कि अगर किसी को खाने वाली जगह पे तकलीफ है तो फौरन डिस्कस करें, फौरन अपनी वाइफ से, अपने बच्चे से, करीबी डॉक्टर से डिस्कस करें। लोग हमारे यहाँ छुपाते हैं शर्म के मारे, उनको खुद नजर नहीं आता, दूसरे को दिखाते नहीं है, और फिर सन्यासी बाबे, हकीम, ये वो, होम्योपैथिक, डरते डरते एंड पे ऑपरेशन की तरफ आते हैं डॉक्टर के पास और आके कहते हैं जी कि अब इसको ठीक करें। उस वक्त तक 90% ऐसे होता है, उस वक्त तक मर्ज इतना बढ़ चुका होता है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि अब मैं इसको फौरी तौर पे जादूगर बन के सब कुछ ठीक नहीं कर सकता,
कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक सब ठीक हो जाए। ये जो लोग कहते हैं ना ये तो बार बार हो जाती होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि वो लेट आए हैं। अभी इस सारी डिस्कशन में मैंने पेरिएनल फिस्टुला डिस्कस नहीं किया। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। कहते हैं जी पखाने वाली जगह की साइड पर एक छोटा सा फोड़ा बनता है, वहां से पीप निकलती है, फिर ठीक हो जाता है, फिर महीने बाद बनता है, फिर ब्लड सा और पीप सी निकलती, फिर ठीक हो जाता है। वो एक अलग टॉपिक है। ये हमारे पास लेट प्रेजेंट करते हैं लोग, मुख्तलिफ जगहों से हो के आते हैं। वो अंदर उसकी जड़ें जड़ें इतनी बनी हुई होती हैं जो बाहर आम आंख से नजर नहीं आ सकती। तो वो बाद में डिस्कस करेंगे, वो फिर लंबी हो जाती है डिस्कशन। तो जहां से मैंने शुरू की थी बात कि पखाने वाली जगह पर अगर ब्लीडिंग है तो वहां टीबी हो सकती है, वहां एड्स हो सकती है, वहां कैंसर हो सकता है, वहां प्रोक्टाइटिस लोकल इन्फ्लेमेशन हो सकती है, और वहां पर पाइल्स हो सकता है, वहां पर फिशर हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो इसके डिफरेंशियल्स में आती हैं। पखाने वाली जगह पर अगर आपको ब्लीड हो रहा है तो इसको प्लीज सिर्फ बवासीर मत समझिए। इसमें बहुत सारी और चीजें हो सकती हैं जो कि हमारी सोसाइटी में आम है। तो फौरन डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन वो डॉक्टर जो इस सब्जेक्ट का माहिर है उसके पास जाएं, अपना मुआयना करवाएं। अगर वो कहता है बवासीर है तो फिर डाइटरी हैबिट और एक्सरसाइज और इन चीजों से शुरू करें। अगर वो कहता है कि ये कुछ और है तो फिर उसकी ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली होगी। थैंक यू वेरी मच। इन्होंने कहा है कि रफा हाजत के बाद या उस वक्त कोई चीज नीचे आती है और वो एक रिंग नुमा चीज बनती है जो कि पखाना आउट होने में ऑब्स्ट्रक्ट करती है, मुश्किल आती है उसमें। तो ये दो तीन चीजें हो सकती हैं। नंबर एक, कोई अंदर हेमोरॉइड्स का मसा है जो वहां सामने आ जाता है। नंबर दो, वहां पोलिप्स होते हैं, पोलिप जिसको मोके बोलते हैं, मोके। ये पोलिप्स एक पूरा टॉपिक है। जैसे बाज लोगों के आपने देखा होगा स्किन के ऊपर छोटे 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 मोके से बने हुए होते हैं। हमारी अंतड़ियों में अंदर भी ऐसे होते हैं, हंड्रेड्स की तादाद में। उनमें से कोई मौका एक या ज्यादा, वो हम जब प्रोक्टोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी अंदर कैमरा डाल के देखते हैं तो नजर आता है कि अंदर सिचुएशन क्या है। तो कोई एक लंबा मौका जो था वो सामने आ सकता है। जिस वक्त जोर लगाते हैं तो वो आके वहां पर बॉल एंड वेल्व हम जैसे कहते हैं कि जो एक सॉकेट है उसके अंदर बॉल आके अटक गई, तो वो बंदिश कर सकता है। या बच्चों में या बूढ़े लोगों में जिनके अंदर मसल बल्क कंपैरेटिवली कम हो जाता है और जो मसल्स होते हैं वो लैक्स हो जाते हैं, बच्चों में, खवातीन में, और एक्सक्यूज मी, तीसरी चीज जो ऐसे लोग जिनमें मसल बल कम होता है, खास तौर पे बच्चों में, वो नीचे से पखाने वाली जगह से गुब्बारा सा बाहर आ जाता है। वो फिर माएँ हाथ से वापस अंदर कर देती हैं और ये शुरू के 3 4 5 साल ये होता रहता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाता है। तो वो जो रेक्टम है, जिस जगह पर पखाना स्टोर होता है, हमारी बड़ी आंत का आखिरी हिस्सा, वो रेक्टम जो है वो सॉफ्ट होता है, मतलब वो उसके इर्द गिर्द मसल की बल्क कम होती है जो उसको सपोर्ट कर सके। तो जैसे ही हम जोर लगाते हैं तो वो रेक्टम खुद से बाहर आ जाता है, थोड़ा सा बाहर आता है। तो इसके लिए पेल्विक एक्सरसाइजेज होती हैं
वो पेल्विक एक्सरसाइजेस करने से किसी हद तक मसला हल हो जाता है, लेकिन बहरहाल डॉक्टर को दिखाना जरूरी है जी। क्योंकि आपकी एक परसेप्शन, आपसे मुराद किसी पेशेंट की एक परसेप्शन है कि कुछ आके अटकता है। अब वो क्या अटकता है, जब तक मुआयना ना हो 100% कहना मुश्किल है जी। इन्होंने कहा है जी कि कॉन्स्टिपेशन का जो बेस्ट इलाज है इनके ख्याल में पपीता है, पपीता। तो पहले लोग लिक्विड पैराफिन ले लिया करते थे, तो अब मैं ये समझता हूँ, यानी वो कह रहे हैं कि मैं ये समझता हूँ कि पपीता कॉन्स्टिपेशन का बेस्ट इलाज है। आप लोगों का क्या ख्याल है? सुनने में